हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे थे जीवन की मौलिक इकाई, और इस जीवन की मौलिक इकाई में आज हम लोगों को कुछ और नए छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ना है। हम लोगों ने बेटा पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था केंद्रक के बारे में। आई होप कि सभी को चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है, आप हमको कमेंट में लिखिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमको इस चीज का इश्यू है, सर हमको ऐसी कंफ्यूजन है, या हमको ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, या हमको ऐसा कुछ नया जानना है। तो हम जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आप लेक्चर को सुनिए। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होती है तो आप बेशक बेहिचक होकर के आप उसमें कमेंट करिए, सर मुझको ये जानना है या मुझको ऐसी ऐसी कंफ्यूजन है। तो हम उसको जरूर रिकवर करेंगे, अगले लेक्चर में भी करेंगे। हो सकता है कमेंट के माध्यम से भी उसका आंसर दे दें, अगर उसका आंसर छोटा होगा तो, और अगर समझाने वाला होगा तो उसको आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? हम लोगों ने पढ़ा था केंद्रक के बारे में। केंद्रक में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? डीएनए के बारे में, है ना। तो इस डीएनए को हमने बहुत ही छोटे में बताया था। ठीक है, हमको पता है कि हमने ज्यादा विस्तृत डीएनए को नहीं किया था, केंद्रक के बारे में थोड़ा जैसा ज्यादा अच्छा बताया था। लेकिन इस डीएनए से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम बेटा आपको जब पढ़ाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, आपके सिलेबस में याद आ रहा है ना? हाँ, तो जब हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाएंगे तो उसमें भी डीएनए आएगा। ठीक, तो फिर डीएनए का डिटेल जो भी डीएनए के बारे में है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, क्या नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और भी बहुत सारी जानकारियां हम आपको फिर उसमें देंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियम, क्योंकि उसमें फिर हम आपको एटीपी के बारे में ही बताएंगे, तो फिर वहां से उसको हम कोरिलेट कर देंगे। ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आनी है। ठीक, आज हम लोगों को बेटा जिस टॉपिक्स को कवर करना है, जो टॉपिक हम लोगों को आज पढ़ने हैं, वो टॉपिक है अंतःप्रद्रवी जालिका और उसी से बनने वाला गोल्जी कॉय। तो इस दो छोटे छोटे टॉपिक को आज हम लोग बेटा कवर करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों को इन दो टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, देखो पहला है अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरा है गोल्जी उपकरण। ठीक है, तो आज खुशी की बात यह है कि ये जो आपका लेक्चर है, ये जो आपके दो टॉपिक हैं, दोनों बहुत ही छोटे छोटे हैं। पिछली बार के लेक्चर में वो काफी बड़ा हो गया था, तो आप थोड़ा सा बोर भी हो रहे होंगे, यार इतना ज्यादा लेंदी हो गया, है ना। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना, और वो आगे भी फ्यूचर में काम आएगा और हमारी लाइफ में भी काम आएगा। हालांकि काम तो ये भी आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है ना। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है तो उसको उस हिसाब से वहां पे कवर किया गया है। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं और आपको बहुत जल्दी बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। क्या होता है अंतःद्रव्यी जालिका? तो इस जालिका, ये जो जालिका बेटा वर्ड लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ जाल के आकार की संरचना है, कुछ एक ऐसा जाल बना रहा है जिससे कि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, बड़ी सी संरचना बनेगी, हमको दिखाई देगी। तो देखिए ठीक इसी प्रकार से जैसा कि उसका नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका, तो अपने नाम के हिसाब से ये देखो एक जाले के आकार की संरचना बना रहा है। ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जाल के आकार की संरचना है जिसको हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे सर इतना बड़ा डायग्राम, है ना, क्या इतना बड़ा डायग्राम होता है क्या अंतःप्रद्रवी जालिका का? जी नहीं। जिन बच्चों ने मेरी पुरानी क्लास देखी है, मतलब जो मेरा पिछला लेक्चर जिन बच्चों ने देखा है, वो जान रहे होंगे कि ये इतना जो भाग है, ये वाला जो इतना भाग है, ये किसका है? ये तो केंद्रक है। ये क्या है? ये केंद्रक है। अगर कलर विजिबल नहीं हो रहा है तो हम कोशिश करते हैं इस कलर को लेने की। ये वाला जो हिस्सा है, यही हम लोगों ने पिछली क्लास में, ठीक अब दिखाई दे रहा है ना, तो इसी को हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसी के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि ये क्या है बेटा, ये केंद्रक है। ठीक है ना, और क्योंकि ये सिर्फ एक लेयर का नहीं होता है, इसमें दिखाया जा रहा है, लेकिन हमने जब आपको केंद्रक पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था जो केंद्रक है वो दोहरी झिल्ली का होता है, एक बाहरी झिल्ली और एक भीतरी झिल्ली। ठीक है ना, तो ये केंद्रक हो गया। ठीक है, उसके अंदर ये आपको ये जो उलझी हुई संरचना इस तरह से आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये क्रोमेटिन है। याद आ रहा है ना? ठीक है, जिन लोगों ने
मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो यहां से भी चीजों को समझ सकते हैं कि ये केंद्रक है, ठीक है, और ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जो कि धागे के आकार की संरचना है, और यही क्रोमेटिन जब कोशिका विभाजित होती है, कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटिन किस में बदल जाता है? गुणसूत्र में बदल जाता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन है गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ठीक है, सभी बच्चे हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गुणसूत्र की खोज किसने और कब की थी, गुणसूत्र शब्द किसने दिया था। ठीक है, तो ये आज आपका होमवर्क है। चलिए, तो अब ये हो गया केंद्रक, और केंद्रक में ये जो हम संरचना देख पा रहे हैं, ये देखो भाई, ये इस तरह से बहुत सारी जो है ट्यूब के आकार की या फिर नलिका के आकार की संरचना बनी हुई है। ठीक है, ये देखो, ये आप देख रहे हैं ना इस तरह से। तो इस तरह से बहुत सारी नलिकाओं का जाल यहां पर हमको मिल रहा है। ठीक ठीक, तो ये इस तरह से जाल के आकार की नलिकाएं हैं, ये सारी की सारी। ये देखो, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, और सब लगभग एक ही जैसी हैं आकार में, आकार में लगभग सब कैसी हैं? सब एक ही जैसी हैं। ठीक है, और क्या बना रही हैं? ये क्या बना रही हैं बेटा? ये एक नलिका के आकार की संरचना बना रही हैं। ठीक, ये देखो इस तरह से। तो ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और नलिका के आकार की संरचना बना रही है। अब इनमें खास बात क्या है? अब इनमें खास बात क्या है? इनमें बेटा खास बात यह है कि ये जो नलिका के आकार की संरचना है, ये जो नलिका के आकार की संरचना है, उसमें कुछ इस तरह से दाने के आकार की या फिर कण के आकार की संरचना हमको दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। ठीक है ना, बहुत सारी हैं ये बहुत सारे हैं, छोटे छोटे कण के आकार की संरचना यहां पर हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, और इन कणों को बेटा क्या कहते हैं? इन कणों को क्या कहते हैं? इन कणों को कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में भी चर्चा किया था राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है, राइबोसोम बहुत ध्यान से सुनिएगा, राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है ना, राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसके अलावा बहुत जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सब यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यहां तक कि पूर्ण विकसित केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। तो ये राइबोसोम है, और ये राइबोसोम इस प्रकार से ये जो नलिका के आकार की संरचना है जिसको हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, यहां पर क्या है? इसमें चिपकी हुई पाई जाती हैं। ये दाने इसमें क्या होते हैं? इसमें चिपक जाते हैं, है ना बेटा? ये दाने क्या हो जाते हैं? इसमें चिपक जाते हैं। तो कहते सर आप बता रहे हो कि ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम जो छोटे छोटे कण हैं, ये इस जो नलिका के आकार की संरचना है इसमें चिपक जाते हैं, तो इससे क्या होगा? क्या इससे कोई बड़ा रोल हो जाएगा? क्या इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या? हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंस है बेटा, इसीलिए हम आपको यहां पर यह चीज बता रहे हैं कि, और इसीलिए इसको हम यहां पर बना भी रहे हैं, है ना? ये जो राइबोसोम है, जब ये राइबोसोम, देखो ये राइबोसोम फ्री भी होते हैं, मतलब मुक्त अवस्था में होते हैं, आराम से कोशिका द्रव में घूमते रहते हैं, बढ़िया से खेलते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे राइबोसोम क्या करते हैं? इस अंतःप्रद्रवी जालिका की ये जो नलिका के आकार की संरचना है इसमें चिपक जाते हैं। अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताओ जरा, आप मेरे को एक बात ये बताओ कि अब जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सतह है, अब इस सतह में आपने मोरंग डाल दी। ठीक है, आपने क्या किया कि आप जो है ये बढ़िया सी कोई चिकनी सी सतह है, यहां पर आपने डाल दी मोरंग।
अब जब यहाँ पे आप मोरंग डाल दोगे तो ये जो सतह है ये कैसी हो जाएगी, ये खुरदरी हो जाएगी ना, है ना। ये कोई सतह है और यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, मोरंग डाल दी, तो मोरंग डाल दी तो ये सतह कैसी हो गई, खुरदरी हो गई। अभी आप अगर इस मोरंग को साफ कर दो तो सतह कैसी हो गई, चिकनी हो गई। ठीक है, तो दो शब्द यहां पर निकल के आ रहे हैं, क्या, एक निकल के आ रहा है खुरदरी, एक शब्द निकल के आ रहा है खुरदरी, और एक शब्द निकल के आ रहा है चिकनी। ये खुरदरी क्यों हो जाता है, क्योंकि हम चिकनी सतह पर क्या डाल देते हैं, मोरंग डाल देते हैं। तो मोरंग डालने की वजह से वो जो सतह है वो कैसी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। ठीक है, और अगर वहां पर कुछ भी नहीं है, वो एकदम प्लेन सी सतह है, बढ़िया एकदम चमक रही है ना, आपको उसमें बढ़िया से अपनी शक्ल दिखाई दे रही है कि आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं, तो फिर वो सतह कैसी हो जाएगी, वो चिकनी हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक खुरदरी का और एक चिकनी का। इसी प्रकार से जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो कि किसके आकार की संरचना है, नलिका के आकार की संरचना है। ठीक है ना, नलिका के आकार की संरचना है और क्या बनाती है, जाल बनाती है, इसीलिए उसको बोला गया जालिका, है ना, क्योंकि जाल के आकार की संरचना बना रही है। तो ये जो नलिका के आकार की संरचना है, इसमें क्या पाए जाते हैं, अगर इसमें क्या पाए जाएंगे, अगर इसमें राइबोसोम पाए जाएंगे तो ये नलिका बेटा कैसी हो जाएगी, खुरदरी। और जिस नलिका में या जिस नलिका की सतह में राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, राइबोसोम अनुपस्थित होंगे, उसको क्या बोलेंगे बेटा, कि वो चिकनी है। ठीक, तो इसी के आधार पर ये राइबोसोम जिस सतह में पाए जाएंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे खुरदरी, अंतःद्रव्यी जालिका, क्या बोलेंगे, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। और बेटा ये जो आपको सरफेस यहां पर दिख रही है, ये जो सतह है आपको यहां पर दिख रही है, ये वाली, ये जो सतह यहां पर है, इसको क्या बोलेंगे, क्या ये आपको इस सतह में कोई भी राइबोसोम के कण दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको ये वाली सतह पर कोई भी राइबोसोम के कण दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जब यहां पर इस नलिका की सतह पर कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, क्या बोलेंगे, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। तो दो तरह की अंतःद्रव्यी जालिका आप यहां पर पढ़ेंगे, एक खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, एक चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। तो इतना ज्यादा किस तरह से दिखाई दे रहा है, मतलब कि उस एक कोशिकांग जो कि हमको आंखों से नहीं दिख रहा है, उस कोशिकांग को देखना, फिर उस कोशिकांग में जो उसकी संरचना है, उस संरचना को इतने अच्छे से देख पाना, और फिर उसमें कहां पर ये राइबोसोम के कण हैं और कहां पर नहीं है, ये इतना क्लियर कैसे दिख रहा है, क्या ये हमारी आंखों से दिख सकता है, नहीं। ठीक है, कैसे दिख सकता है, तो जरूर ही किसी मशीन का उपयोग किया गया होगा। उस मशीन को हम किस नाम से जानते हैं, सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको देखने के लिए जिस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया गया था उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ठीक है ना, तो इस अंतःद्रव्यी जालिका को किससे देखा गया है बेटा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया है। इस अंतःद्रव्यी जालिका को जब हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि जो अंतःद्रव्यी जालिका का आकार है वो नलिका के आकार की संरचना होती है, और नलिका के आकार की संरचना एक बहुत बड़ा सा जाल बनाती है। ठीक, ये जो जाल बना रही है नलिका के आकार की संरचना, इसमें कहीं कहीं पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। जिस नलिका की सतह पर राइबोसोम के कण उपस्थित होंगे उसको खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका,
तथा जिस नलिका की सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होंगे उसको चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के नाम से जानेंगे। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है ना? ठीक है। अब इसी अंतर्द्रव्यी जालिका से इसी अंतर्द्रव्यी जालिका से ये कुछ यहां पर नलिकाओं के जैसी ही संरचना यहां पर अलग होती है। देखो, और ठीक है, ये जब ऐसे बन रही है और बनती जा रही है, बनती जाके ऐसे आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, ये बनेगी, यहां से बन रही है, बन के क्या हो रही है, ऐसे ऐसे आगे से आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। जब ये ज्यादा बड़ी हो जाएंगी तो ये यहां से टूट जाएंगी। जब ये ज्यादा बड़ी हो जाएंगी तो टूट जाएंगी, और टूट करके क्या बनाएंगी? गोल्जी कॉय बनाएंगी। क्या बनाएंगी? गोल्जी कॉय। तो जी हां मेरे दोस्तों, गोल्जी कॉय का निर्माण इसी अंतर्द्रव्यी जालिका से होता है। ठीक है, इसी अंतर्द्रव्यी जालिका से गोल्जी कॉय का निर्माण होता है। उसी गोल्जी कॉय से लाइसोसोम का निर्माण होता है, और उसी लाइसोसोम से रिक्तिका का निर्माण होता है। तो यहां पर जो 4 कोशिकांग हैं वो एक ही कोशिकांग के बनने से ही फिर आगे चल करके भविष्य में बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा एक सिस्टम बनता है। क्या सिस्टम बनता है? कि केंद्रक से जुड़ी हुई संरचना। ठीक है, देखो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो अंतर्द्रव्यी जालिका है ये बेटा यहां पर देखो किससे जुड़ी हुई है, ये यहां पर किससे जुड़ी हुई है? इसका हर एक भाग इस केंद्रक की जो केंद्रिका झिल्ली है, या जो केंद्रक झिल्ली है उस केंद्रक झिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर एक पॉइंट और हमको समझ में आया कि अंतःद्रव्यी जालिका का एक भाग किससे जुड़ा होगा? केंद्रक से जुड़ा होगा, जबकि दूसरा भाग कैसा होगा? फ्री होगा, मुक्त अवस्था में होगा। ठीक है, और जब और ज्यादा बड़ी हो जाएंगी तो फिर टूट करके क्या बनाएंगी? गोल्जी काय बनाएंगी। ठीक है ना? तो ये हमको क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं आगे। यहां पर हम लोग सब लिख लेते हैं फटाफट कि हम लोगों ने भी क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने देखा अंतःद्रव्यी जालिका के बारे में, है ना भाई? अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक, ये क्या हो गया भाई? चलो कोई बात नहीं, लगता है हैंग कर रहा है ये। हैंग कर गया, जाने दो। तो चलो हम लोग देखते हैं ये अंतःद्रव्यी जालिका के बारे में। ये जो अंतःद्रव्यी जालिका है इसके कितने नाम देखे हम लोगों ने? 2 नाम देखे। ठीक, क्या क्या 2 नाम देखे? पहला देखा हम लोगों ने खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक, और दूसरा देखा हम लोगों ने चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक, तो 2 चीजें हम लोगों ने यहां पर देखी कि जो अंतःद्रव्यी जालिका है इसके 2 हिस्से हो गए। पहला हो गया खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, दूसरा हो गया चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है, ठीक। अब ये जो खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका है, ये खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका क्यों है? ये खुरदरी, इसको हम लोग क्यों कहते हैं कि ये खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका है? क्योंकि यहां पर क्या पाया जाता है? यहां पर क्या पाया जाता है बेटा? यहां पर पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं यहां पर? राइबोसोम उपस्थित होते हैं, है ना?
राइबोसोम क्या होते हैं यहाँ पर उपस्थित होते हैं, कहां पर, इस अंतःद्रव्यी जालिका की जो नलिका के आकार की संरचना है वहां पर जो है राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसी वजह से क्या होती है ये खुरदरी होती है, ठीक है ना। खुरदरी क्यों होती है, क्योंकि यहां पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। जबकि ये जो चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका है, इसको चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो राइबोसोम हैं वो नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक, ये तो हो गया, बहुत ही आसान सी चीज हो गई कि हाँ भाई ठीक है, यहां पर जो है राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ये जो है चिकनी हो गई, और राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं इसलिए कैसी हो गई, खुरदरी हो गई। तो ठीक है, ये तो एक चलो छोटा सा हो गया। लेकिन अब हम समझेंगे कार्य कि ये अंतःद्रव्यी जालिका है, यहां पर राइबोसोम होते हैं, तो इससे इसका कार्य क्या है ना। अब यहां पर हम समझेंगे किसके बारे में, कार्य के बारे में। देखो ये जो राइबोसोम का कार्य है, राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करना, प्रोटीन संश्लेषण तथा स्त्रावन। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा और क्या करेगा, उसी का स्त्रावन करेगा। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं इसको, संश्लेषण तथा स्त्रावन। किसका काम है ये बेटा, ये काम है खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका का, क्योंकि यहां पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं और राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना और उसका स्त्रावन करना। तो ये काम किसका हो गया, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका का। जबकि अगर हम बात करेंगे चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका का, तो इसका काम क्या है, इसका क्या काम है, इसका काम है लिपिड तथा वसा का संश्लेषण और स्त्रावन। तो दोनों के अपने अपने अलग अलग काम हैं। ठीक, जो खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका है उसका काम है प्रोटीन को बनाना और उसको जो है बनाने के बाद उसका स्त्रावन करना। ठीक इसी प्रकार से जो चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका है, क्योंकि उसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इस वजह से वो लिपिड और वसा का संश्लेषण करेगा, उसको बनाएगा और उसका स्त्रावन करेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अंतःद्रव्यी जालिका के बारे में, जिसके दो भाग हैं और उन दोनों को क्यों कहते हैं और उसका काम क्या है। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। तो ये क्या है, ये एक डायग्राम है, ये हम इसलिए लेकर के आए हैं कि अब इसको देखने के बाद अब यहां पर कुछ बॉक्स बने हुए हैं, डब्बे बने हैं, इन डब्बों में आप खुद अपनी मर्जी से जो यहां पर इनके नाम लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमने पूरा का पूरा चित्र आपको पिछली क्लास में समझाया था, तो बस एक क्विक रिवीजन के लिए ये लाए हैं। ठीक है, और अब आप बताएंगे इस डायग्राम को रोक करके, जिन जिन बच्चों को आता है वो कॉपी पेन उठा करके फटाफट जो है खुद मेरे बिना बताए अपनी मर्जी से इनके नाम यहां पर लिखेंगे, तो इससे बच्चों आपको पता चल जाएगा कि आपका रिवीजन कैसा चल रहा है। ठीक है, चलो बाकी मैं बताता हूं। तो अब हम लोगों ने देखा अभी ये वाला, ठीक है, कि ये क्या है, तो ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। ठीक, अब देखो भाई ये वाला निशान देखो, ये कहां जा रहा है, ये इस पे जा रही है, क्या ये केंद्रक है, क्या है ये केंद्रक है। ठीक, इसके बाद ये वाला क्या है, ये खाली जगह क्या है, ये जो खाली जगह है यहां पर भरा होता है कुछ द्रव्य के आकार की संरचना।
ठीक है, लिक्विड भरा होता है, कोई तरल पदार्थ भरा होता है, और इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और ये वाला जो है, हो सकता है डायग्राम बहुत लाइट कलर का है तो आपको दिख नहीं पा रहा होगा, ठीक है, मैं बना देता हूं। ये तो हो गया बेटा केंद्रक, और यहां पर कुछ ऐसी उलझी हुई संरचना पाई जा रही है, ये इस तरह से। तो इस उलझी हुई संरचना को क्या कहते हैं? इस उलझी हुई संरचना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के पश्चात गुणसूत्र का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखो एक ये नाम आ गया, अब यहां पर दो नाम आ गए। ठीक है, आई होप कि आपको यहां पर क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये दोनों ही अंतःद्रव्य जालिका हैं। बस बात ये है कि ये चिकनी अंतःद्रव्य जालिका है, क्योंकि यहां पर जो एरो बना हुआ है वहां पर राइबोसोम उपस्थित नहीं है, और यहां पर जो एरो बना है वहां पर राइबोसोम है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे खुरदरी, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका बोलेंगे। ठीक है, अगला जो हमको एरो दिख रहा है आपको, वो यहां पर क्या है? ये वाला है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे से यहां पर क्या है? छेद हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम लोग बोलेंगे केंद्रक, केंद्रक छिद्र कहेंगे। ठीक, और जो नाम सबसे पहले आना चाहिए था वो नाम सबसे बाद में आ गया, ये वाला। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे केंद्रक झिल्ली। क्या कहेंगे बेटा? केंद्रक, केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, तो आप सभी का रिवीजन हो गया होगा। जो नए बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि ये जो पूरा का पूरा चित्र है वो केंद्रक का है, और केंद्रक के अंदर जो क्या भाग, कौन कौन से भाग होते हैं वो भी नाम यहां पर लिख दिए गए। और इसके अलावा जो अंतःद्रव्य जालिका है उसका एक भाग, उसका एक भाग इसी केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है। ये देखो, ये केंद्रक झिल्ली है। ठीक है, ये दोहरी केंद्रक झिल्ली है, और इसी केंद्रक झिल्ली से ये नलिका के आकार की संरचना जुड़ी हुई है। तो ये जो नलिका के आकार की संरचना है जिसको हम लोग अंतःद्रव्य जालिका कह रहे हैं, इसका एक हिस्सा बेटा किससे जुड़ा हुआ है? वो केंद्रक की केंद्रक झिल्ली से जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो हमने समझ देखा कि ये रिवीजन हो गया आपका। ठीक है, अब देखो ये वही चीज आपको और अच्छे से कलर डायग्राम में दिखाई दे रही होगी कि बीच में क्या है? ये बीच में केंद्रक है, बीच में क्या है? केंद्रक है। ये केंद्रक की झिल्ली हो गई, और झिल्ली से जुड़ा हुआ ये क्या हो गया? ये जो है अंतःद्रव्य जालिका हो गई। ठीक है, और ये कौन कौन से कण हैं? ये राइबोसोम के कण हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर। जितना मैंने अभी अब आपको बताया वही सब लिखा हुआ है कि जो अंतःद्रव्य जालिका है वो झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा सा तंत्र होता है। ठीक है, ये बेटा लंबी लंबी नलिकाएं होती हैं, या फिर आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती हैं। ये जो है बेटा अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। पहली चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, दूसरी खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। SER का मतलब क्या होता है? तो यहां पर S का मतलब होता है, ये इंग्लिश शब्द लिखा हुआ है स्मूथ, और ER का मतलब है अंतःद्रव्य जालिका, मतलब इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये एस का पूरा नाम यहां लिख रहा है, स्मूथ। एस का मतलब क्या हो गया? स्मूथ हो गया। ठीक, और यहां लिखा है RER खुरदरी, मतलब इसका मतलब हो गया रफ। ठीक है, और जो ER है, तो ER का मतलब क्या है? E का मतलब है इंडो इंडोप्लाज्मिक
आर का मतलब हो गया रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ई से हो गया एंडोप्लाज्मिक और आर से हो गया रेटिकुलम, ठीक है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतः द्रव्य जालिका की जो नलिका के आकार की सतह है, अगर उसमें राइबोसोम अनुपस्थित है तो वो स्मूथ होगी, मतलब कि वो चिकनी होगी, और अगर उसमें राइबोसोम पाए जाएंगे तो वो रफ होगी, अर्थात वो खुरदरी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पॉइंट है, ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है गोल्जी काय। हमने आपको बताया कि ये जो गोल्जी काय है, ये गोल्जी काय का निर्माण किससे हुआ है, तो ये अंतःद्रव्य जालिका से ही हुआ है। जब अंतःद्रव्य जालिका आकार में बड़ी होने लगती है, वृद्धि करती है, तो जब ये आकार में ज्यादा बड़ी हो जाएंगी तो फिर ये टूट जाती हैं, और टूट करके इसी तरह से ठीक उसी प्रकार से नलिका के आकार की संरचना बनाती हैं, जिसको कुंड कहते हैं या कुंडिका कहते हैं, कुंड कहते हैं या फिर कुंडिका कहते हैं। इसको गोल्जी काय कहा जाता है। अब बात यह आती है कि इसको गोल्जी काय क्यों कहते हैं, तो कह दो ये तो सर फिर आपने पहले बताया ही नहीं कि जो है अंतःद्रव्य जालिका को अंतःद्रव्य जालिका क्यों कहते हैं। तो देखो, क्योंकि वो किसी कोशिकांग के अंदर है तो इसलिए हो गया अंतः, और वो एक कोशिका द्रव्य में है तो हो गया अंतःद्रव्य। और हमने आपको बताया कि जो अंतःद्रव्य जालिका है उसकी जो संरचना है वो जाल के आकार की है, तो वो हो गया अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है। वो उसके नाम और उसके काम के आधार पर हो गया। लेकिन ये जो गोल्जी काय इसका नाम पड़ा है, इसका नाम पड़ा है एक वैज्ञानिक के आधार पर, ठीक है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे जिनका नाम है कैमिलो गोल्गी। क्या नाम है? कैमिलो गोल्गी। तो ये कैमिलो गोल्गी जो है जब अपना रिसर्च का काम कर रहे थे, इसी कोशिका में रिसर्च का काम कर रहे थे, तब उन्होंने अंतःद्रव्य जालिका से टूटते हुए इस भाग को, इस संरचना को कोशिका में पाया, और उन्होंने देखा कि ये कुछ इस आकार की नलिका के आकार की संरचना है जिसका निर्माण अंतःद्रव्य जालिका से ही हुआ है। तो इसकी खोज किसने की? कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की, और फिर उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम दे दिया, ठीक है ना। अब कभी सर ने अपने नाम पे क्यों दे दिया? भाई इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, वो रिसर्च कर रहे थे, वहां पे काम कर रहे थे, तो अब उन्होंने ही इसको खोजा, तो इसको खोजने का श्रेय किसको जाता है? उन्हीं को जाता है। तो उन्होंने अपने नाम पर ही दे दिया कि अब इससे उनको लोग याद रखें, है ना। तो देखो, कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी, ठीक है। कैमिलो गोल्गी ये वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ही इस उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र को देखा जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटा? जिसे कुंडिका कहते हैं। यह झिल्लियों का संपर्क ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःद्रव्य जालिका झिल्लियों से ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे कि इन झिल्लियों का जो संपर्क है, या ये जो गोल्जी काय आया है, ये कहां से आया है? ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःद्रव्य जालिका झिल्लियों से होता है, ठीक है। तो इसका निर्माण कहां से हुआ है? अंतःद्रव्य जालिका से हुआ है, ठीक। इसको सबसे पहले किसने खोजा? तो कैमिलो गोल्गी नामक महान वैज्ञानिक ने इनको खोजा, और अपने ही नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? गोल्गी काय इसका नाम रख दिया। ये भी जो है नलिका के आकार की संरचना होती है, ट्यूब के आकार की संरचना होती है, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? जिनको कुंडिका कहते हैं। तो देख लेते हैं भाई कि ये जो गोल्गी काय है, ये जो गोल्जी काय है ये क्या है? ये जो गोल्जी काय है इसका निर्माण कहां से हुआ है? इसका निर्माण कहां से हुआ है? अंतःद्रव्य जालिका से। अंतःद्रव्य जालिका से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कैमिलो
गोल्गी ने। तो कैमिलो गोल्गी नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने गोल्जी काय की खोज की और गोल्जी काय का निर्माण किससे हुआ ये बताया कि अंतःद्रव्य जालिका से ही इनका निर्माण होता है। अब ये जो गोल्गी काय है ये आकार में कैसी होती है, तो ये भी नलिका के आकार की संरचना होती है। किसके आकार की होती है? नलिका के आकार की संरचना होती है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको बनाने का प्रयास करें तो इसको किस तरह से बना सकते हैं? ठीक कुछ इस तरह से इसका आकार होता है जिसको हम लोग, और आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि बेटा जीव विज्ञान में चित्र बहुत जरूरी है। जीव विज्ञान में चित्र बहुत जरूरी है, तो चित्र को बनाना आपको आना चाहिए। कैसे आएगा? अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर मेरी आर्ट नहीं अच्छी है तो हमसे चित्र नहीं बनते हैं। बेटा देखो, आप एक बात हमेशा याद रखो कि जो अभी आपका टीचर है, जो भी आपके गुरु हैं, ठीक है ना, जब आप वो आपकी कॉपी चेक करते हैं तो उनको इस चीज से मतलब नहीं होता है कि आपकी ड्राइंग, आपका आर्ट जो है वो बहुत अच्छा हो। इस चीज से मतलब नहीं होता है, उनको मतलब इस बात से होता है कि आपने जो क्वेश्चन हमने पूछा है या जो क्वेश्चन आपके गुरु ने आपसे पूछा है वो आपको आता है, अन्यथा नहीं आता है। तो ये चीज आप कैसे बताएंगे कि हाँ जो उन्होंने पूछा है वो आपको आता है? वो आप बताएंगे जब आप उस चीज को कॉपी में लिख पाएंगे, उसको समझा पाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमें पढ़ाना आता है या नहीं आता है, या हमें कितना आता है, ये हम कब बता पाएंगे? जब हम आपको आसानी से चीज़ों को समझा पाएंगे, ठीक है। आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, अगर मेरे माध्यम से वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं हमको और काम करने की अपने ऊपर जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपने ऊपर काम करने की क्या जरूरत है कि आपको ये चित्र बनाने की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। जब आप एक बार दो बार बनाएंगे गलत होगा, कोई बात नहीं, फिर बनाओ, 3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, तब तो कुछ ना कुछ बनाना आ जाएगा ना। तो बस थोड़ा बहुत बनाना, रफ डायग्राम तक बनाना आपको आना चाहिए। अब ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर हो जाए, ठीक है ना। तो जैसा डायग्राम है लगभग लगभग वैसा ही बना हो तो टीचर को, अध्यापक को, गुरु को आपके ये समझ में आ जाएगा कि नहीं मेरे बच्चे को या जो है ये डायग्राम आता है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में उसको पता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग कुंडिका नाम देते हैं। तो बेटा डायग्राम जरूर बनाइए, डायग्राम जरूर बनाइए, कोशिश करिए डायग्राम अच्छा बने। अगर बहुत अच्छा नहीं बनता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लगभग उसी के जैसा बनना चाहिए। उसी की जैसा हूबहू कॉपी ना बने, लेकिन थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता तो होना चाहिए, है ना। तो प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लग रहा है बेटा, अगर मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है, जैसे मान लो गोल्जी काय के बारे में पूछा गया या अंतःद्रव्य जालिका के बारे में पूछा गया, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना है। बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में नंबर पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है क्या कि आप जो है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए। मतलब उसको लिखने का एक तरीका होना चाहिए। वो तरीका क्या होना चाहिए कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर उसमें डायग्राम अगर दिया गया, जैसे अगर पूछा गया कि गोल्जी काय में टिप्पणी करिए, ठीक, तो आप सबसे पहले गोल्जी काय का डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो अगर मान लो वो क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर तो मिल गया, 1 नंबर मिल गया। अब नहीं भी कुछ उसके बारे में लिखोगे तब भी आपको 1 नंबर मिल गया। और अगर आपने उसके बारे में लिख दिया तो 2 में से 2 नंबर पूरे के पूरे आपको मिल गए। मतलब बिल्कुल मैथ जैसा कॉन्सेप्ट होता है जीव विज्ञान का। बस अंतर क्या है कि मैथ में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और बायो में आपको चित्र बनाना आना चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस करनी है चित्र बनाने की, ठीक है ना। और कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से अच्छा चित्र बनाएं, क्योंकि अगर आपने चित्र बहुत बढ़िया बनाया है तो आपको नंबर पूरे में पूरे मिलेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, पेपर लेंदी है, क्योंकि साइंस का पूरा पेपर होता है तो लेंदी है। अब मान लो कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप तो कैसे जो है उन छूटे हुए क्वेश्चन को आप कवर कर पाओ। तो जीव विज्ञान में सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी क्वेश्चन आए हैं अगर उसके डायग्राम हैं, उसमें चित्र है, तो आप सबसे पहले क्या करो, उसके चित्र को बनाओ और फिर अगर समय मिल पा रहा है, संभव है, तो उसके बारे में 2, 4, 6 लाइनें लिख दो। पूरे में पूरे नंबर पाने का तरीका है, ठीक है। तो जरूर कोशिश करिए और इसका चित्र बनाइए और मेरे को जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने जितने भी मैंने अभी तक डायग्राम बनाए हैं वो आप लोगों ने बनाए कि नहीं बनाए। केंद्रक का डायग्राम 2 चित्र मैंने आज बताए, ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका का और गोल्जी काय का, तो ये 3 चित्र हो गए, ठीक। इसके अलावा पादप कोशिका का, जंतु कोशिका का कितने चित्र हो गए? 5।
ये 5 चित्र जिन जिन बच्चों ने बनाए हैं जरूर मुझे कमेंट करिए, बताइए आपने इन चित्रों को बनाया है या नहीं बनाया है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।